हेलो, प्रणाम, नमस्कार। मैं आलोक कुमार एलएलएम द्वितीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। लोक प्राधिकार और उसके कर्तव्य के अंतर्गत हमें अभ्यास कार्य के रूप में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाम हरिभांजीवाद LIR 1968 का केस मिला। यह केस सरकार के दायित्व से, जिसमें प्रभुसत्तात्मक कार्य और वाणिज्यिक कार्य से संबंधित था। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी लोकतांत्रिक देश में एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जो राज्य है वह कल्याणकारी कार्य करेगा और उसमें अपना पूर्ण सहयोग देगा, तो कल्याणकारी कार्य तो करना ठीक है। लेकिन यदि उसी राज्य के द्वारा कोई अपकृत्य या अपराध किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो क्या उस राज्य को उस अपकृत्य और अपराध के लिए दायित्वाधीन ठहराया जा सकता है? तो यही था कि उस पर ऐसे बात उठ रहे हैं दायित्वाधीन की, कि क्या उसको दायित्वाधीन ठहराया जाए। तो इसी क्रम में उस समय स्थिति यही बनी रही कि राज्य जिम्मेदार नहीं था। राज्य जिम्मेदार ना होकर जो अधिकारी या प्राधिकारी वह जिस प्रकार एक नागरिक के विरुद्ध वाद लाया जाता था, उसी प्रकार उस प्राधिकार या प्राधिकारी के विरुद्ध वाद लाया जाता था। तो इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं तो जो व्यवस्थाएं व्याप्त थी, व्यवस्थाओं में सबसे पहले हम इंग्लैंड की बात करते हैं। तो इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी जो पूरे देश में व्यापक रूप से थी। अब व्यापक रूप से फैली थी तो वहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ होता था, आज भी वही स्थिति है कि वहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ है वो राजा है। हालांकि अब वो व्यवस्थाएं नहीं रही, लेकिन अगर उस समय स्थिति के अनुसार जब हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राजा था। और राजा इतना प्रभावशाली था कि उसके खिलाफ वह ये समझ लीजिए कि एक जो प्रथा प्रचलित थी, हमने कहा सामंतवादी प्रथा। तो सामंतवादी प्रथा के अंतर्गत यह थी कि राजा कोई अपकृत्य नहीं कर सकता है। अब राजा कोई अपकृत्य नहीं कर सकता, भाई वो सर्वश्रेष्ठ हुआ, और जब सर्वश्रेष्ठ हुआ तो उसे न्यायालय में भी नहीं लाया जा सकता। तो जब ऐसा कर रहा है, जब राज्य का सर्वश्रेष्ठ है तो राज्य को मतलब दायी ही नहीं ठहराया जा सकता था। तो ऐसी प्रथा वहां प्रचलित थी। तो इसी सिलसिले में अब उस प्रथा को दूर करने के लिए, राज्य को दायित्वाधीन ठहराने के लिए, और दायित्वाधीन किस लिए ठहराया जाएगा कि अगर राज्य किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई अपकृत्य करता है, अपराध करता है, इसलिए उसको दायित्वाधीन ठहराया जाए। तो इसी सिलसिले में आया अपना क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आया 1947 का, और उसमें यह व्यवस्थाएं बनाई गई कि किसी न किसी तरीके से कुछ अधिकार दिए जाएं, कुछ हद तक उसको दायित्वाधीन ठहराया जाए। अपना ये क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट आया। इसके बाद अमेरिका की स्थिति देखिए तो अमेरिका भी एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश था। यहाँ भी हूबहू वही स्थिति थी कि राजा के द्वारा कोई अपकृत्य नहीं किया जाएगा, किया ही नहीं जा सकता है। और जब अपकृत्य नहीं किया जा सकता है, फिर इसमें यहाँ भी वही स्थिति कि राजा सर्वश्रेष्ठ है, और राजा सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ भी मतलब उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता है। तो इसी में जो है फेडरल टॉर्ट क्लेम एक्ट 1946 आया, और 46 आया तब यहाँ भी व्यवस्थाएं की गई कि हाँ जो है राज्य को कुछ न कुछ दायित्वाधीन ठहराया जाए उसके अपकृत्य और अपराधों के लिए। ठीक है, तो इसी तरह अब भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, और ब्रिटेन तो भाई सामंतवादी व्यवस्था से प्रेरित था। अब सामंतवादी व्यवस्था से प्रेरित था तो हमने देखा ही कि राजा जो है अपकृत्य कर ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ भी देखने को मिला। लेकिन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 300 में प्रावधान किया गया कि राजा के खिलाफ वाद दायर किया जा सकता है, और इसमें यह भी प्रावधान था कि राज्य जो है वह किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ भी मतलब वाद दायर किया जा सकता है। तो दोनों को मतलब यहाँ
इस दायित्व के अधीन लाया गया कि राज्य जो है वह किसी व्यक्ति के अधीन, और कोई व्यक्ति राज्य के अधीन राज्य पर मुकदमा कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है, दायित्वाधीन ठहरा सकता है। तो अब अपकृत्यों के आधार पर वाद लाने की स्थिति में स्पष्ट नहीं है। इस कारण अनुच्छेद 300 में कहा गया कि संघ और राज्य के विरुद्ध उन्हीं मामलों में वाद लाए जा सकते हैं जिनमें संविधान से पूर्व क्रमशः डोमेनियम तथा तत्समय प्रांतों के विरुद्ध वाद लाए जा सकते थे। इस स्थिति वही रही, इस प्रकार स्थिति वही रही कि जो संविधान से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धारा 176 और इसका जो आधार है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 और इसका भी जो आधार रहा है वह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो अंत में अगर हम देखें तो एक केस है P&O स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब यह वाद रहा, तो इस मामले के निर्णय द्वारा उस समय की भारत सरकार को उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। भारत सरकार का जो उत्तरदायित्व था उसे निश्चित किया गया। वहीं पर उत्तरदायित्व उपरोक्त सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टों द्वारा अपने अपने समय की भारत सरकार के लिए निर्धारित किया गया और वही स्थिति अंत में संविधान के अनुच्छेद 300 में संघ और राज्यों के लिए अपने कर्मचारियों के कर्तव्यों के लिए कायम रखी गई। तो अब हम बात करते हैं कि प्रभुसत्तात्मक और वाणिज्यिक कार्य। तो इसी P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि केवल प्रभुसत्तात्मक कृत्यों के संबंध में ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के दायित्व से उन्मुक्ति का दावा कर सकती है और वाणिज्यिक कृत्यों के संबंध में यह एक साधारण व्यक्ति का ही स्थिति में थी, अतः उन्मुक्ति का हकदार नहीं थी। तो कहने का मतलब यही हुआ कि न्यायालय ने तो अब निर्धारित किया कि केवल ऐसे कार्य जो प्रभुसत्तात्मक शक्तियां हैं, केवल उन्हीं कार्यों में उसको जो है अपकृत्यों के दायित्व से उन्मुक्ति का दावा कर सकती थी। अन्यथा जो वाणिज्यिक कार्य थे के संबंध में एक साधारण व्यक्ति की स्थिति में थी कि उसके खिलाफ उन्मुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। तो इसी सिलसिले में अब जो हमें टॉपिक में मिला वाद, उसकी बात करते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाम हरिवंश ने के वाद में न्यायालय ने प्रभुसत्तात्मक और अप्रभुसत्तात्मक या वाणिज्यिक कार्यों के अंतर को नहीं माना। मतलब कि जो है P&O स्ट्रीम नेविगेशन के वाद में जो भी उसने कहा कि प्रभुसत्तात्मक कार्य और अप्रभुसत्तात्मक कार्य और वाणिज्यिक कार्य में जो अंतर बताया, यहां मानने से माना ही नहीं, अस्वीकार कर दिया। तो इस वाद के अगर हम तथ्य की बात करें तो प्रत्यार्थियों ने बंबई में कुछ नमक खरीदा तथा देय उत्पाद शुल्क का भुगतान भी कर दिया। इस प्रकार इस नमक को समुद्र के मार्ग से मद्रास लाया जा रहा था, लेकिन जब नमक रास्ते में था तभी क्या कर दिया गया कि उस शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई। अब उस शुल्क में बढ़ोतरी कर दी गई तो अब भाई उसने वादी ने तो वहाँ मतलब अपना पूरा दे दिया है, पूरा अपना जो उसका शुल्क है अपना पूरा जमा कर दिया है। तो अब अतिरिक्त क्यों देना जो बढ़ाई गई, जब यहाँ पर जब नमक लेने के लिए वहाँ पर गए तो कलेक्टर साहब ने कहा कि देखिए जो है यहाँ बढ़ गई है,
उत्पाद शुल्क जो है बढ़ गया है, अब आप उसे दीजिए। तो वादी ने जो है उसको, उस नमक को वहाँ से लेने के लिए तो उसने जो है दे दिया, अपना जो है जो शुल्क बढ़ाया गया था उसको दे दिया। उसको देने के बाद अपना नमक ले लिया। तदुपरांत उस रकम को जिसको देने के लिए वह विवश किया गया था वापस करने के लिए उन्होंने सरकार पर दावा किया, और सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया कि न्यायालय इस वाद को स्वीकार करने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों? अपीलार्थी का कहना था कि प्रभु सत्ताधारी के विरुद्ध उसके न्यायालयों में से उसकी सम्मति के बिना कोई वाद नहीं चलाया जा सकता है। अपीलार्थी का कहना था कि प्रभु सत्ताधारी के विरुद्ध उसके न्यायालय में उसकी सम्मति के बिना कोई वाद नहीं चलाया जा सकता। न्यायालय राज्य कार्य के लिए सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। न्यायालय ने इस आक्षेप को अस्वीकार कर दिया और कहा कि उन्मुक्ति का दावा उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जो राज्य कार्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस निर्वाचन के अनुसार सरकार उन्हीं सभी कार्यों में उन्मुक्ति की मांग नहीं कर सकती है जो राज्य विधि के कलेवर में किए गए हैं। उन्मुक्ति के तर्क को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि राज्य विधि कलेवर में दिए गए कार्य के विषय में से ही उन्मुक्ति का प्रश्न उठता है। इसी सिद्धांत को संपुष्टि सालमन बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल फॉर इंडिया में की गई थी। तो अब हम आगे बात करते हैं कि एक केस और आया। यह जो केस आया यह 1932 में आया, तो हरिभांजीवाद से बहुत बाद में आया। तो इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रार्थी के प्रत्याभूति खो गए, उसने उसकी हानि के लिए नुकसानी का दावा किया। न्यायालय ने मामले का फैसला लाभ अर्जित करने का मापदंड लागू कर दिया और निर्णय दिया कि इन प्रतिभूतियों में सरकार को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, अतः दावा नहीं किया जा सकता है। तो अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सीधे से हम बात करते हैं कि कस्तूरी लाल के मामले में आ जाते हैं, जो कि मतलब काफ़ी समय बाद आया। और कस्तूरी लाल का जो केस आया वह जो है 1965 में आया। तो यह कह सकते हैं कि यह रिसेंटली मामला हुआ और उस समय से अब तक में जो चीज़ें हुई उसमें बदलाव आए। तो इसमें सीधे हम निर्णय की बात करते हैं। कहा गया कि आज के युग में जब शासन जन कल्याण के ऐसे कई कृत्यों में हाथ डालता है जिन्हें परंपरागत शासकीय और तथा अथवा प्रभु सत्तात्मक कृत्य नहीं कहा जा सकता है। तो इन दोनों प्रकार के कृत्यों में भेद न करके सभी कृत्यों के लिए शासन को अपने कर्मचारियों के अपकृत्यों के संबंध में दायित्वाधीन न करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को उत्तरदायी ठहराया जाए। अतः हम निष्कर्ष पर आते हैं कि जो यह कार्य में दिया गया कि प्रभु सत्तात्मक और अप्रभु सत्तात्मक कार्य के जरिए उसको दायित्वाधीन ठहराया जाए, तो सीधी सी बात यह है कि अगर कल्याणकारी की दशा में अगर प्रभु सत्तात्मक कार्य किया जा रहा है जो देश की संप्रभुता से संबंधित है, तो उस स्थिति में यह कह सकते हैं कि राज्य दायित्वाधीन नहीं होगी। धन्यवाद।